So question 16, MA, an association of persons is registered under Sales Tax Act 1990 and is engaged in the business of manufacture and distribution of various products. Following information has been extracted from MA's records. Supplies jet fuel to Park Airways proceeding to Oslo. ये आपकी सेल है परचेज है? सेल। और जीरो रेटेड में हमने एक आइटम पढ़ा था जिसको आपने 2-3 दफा मेरे से एक्सप्लेन करवाया था। ये क्या था बोला? प्रोविजन एंड स्टोर्स ऑन कन्वेंस प्रोसीडिंग टू डेस्टिनेशन आउटसाइड पाकिस्तान। ठीक है जी। और इसको हमने क्या करना होता था? ये किस में कैटेगराइज हुआ है? जीरो रेटिंग। तो इसका मतलब ये वाली जो सेल है ये क्या कंसिडर होगी? जीरो रेटेड। ये जो आपने सेल किया 8 लाख रुपए का, ये फ्यूल प्रोवाइड किया आपने टू पाक एयरवेज प्रोसीडिंग टू ओस्लो, पाकिस्तान से बाहर जा रहा है कन्वेंस, तो इसलिए ये जीरो रेटेड कंसिडर होगा। और हम इस 8 लाख को जिस वक्त अपनी सेल्स रिकॉर्ड करेंगे तो इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? 0% में। ठीक है जी। तो जीरो रेटेड में इसको लिखेंगे। नेक्स्ट, टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर्स 5,90,000। ये सीधा सीधा टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर्स 5,90,000। इसके ऊपर 17% सेल्स टैक्स चार्ज होना है। लेकिन चूंकि इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स बताई हुई है सवाल के अंदर, तो इसलिए मैं पहले इसका एक वर्किंग नोट बना दूंगा। ठीक है, टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन और 5,90,000 लिख के इसका एक वर्किंग नोट अलहदा पेज पे आप बनाएंगे और इसको एज इट इज छोड़ देंगे। फिर उसके बाद जो जो आता रहेगा एडजस्टमेंट वो रिकॉर्ड करते जाएंगे। टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स 3,75,000। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? 17% और 3% का फर्दर टैक्स। ठीक है, सो 3,75,000। इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट है, इसलिए अभी हम इसको वर्किंग नोट में लिख लेते हैं। वर्किंग नोट में से जो फिगर फाइनल होगी, जैसे यहाँ 18,15,000 हुई, तो फिर इसको हम क्या करेंगे, ऊपर जो हमारी फिगर होगी फिर 18-15 यहाँ वर्किंग नोट से लेकर और ऊपर आ जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, परचेजेस टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स 9,18,000। इसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज हुआ होगा? यस, 17% से, तो हमारे लिए रेलिवेंट फिगर है 9,18,000। इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है सवाल में, इसलिए इसको मैं वर्किंग नोट में ले गया हूँ और फिर एडजस्टमेंट करके इसको ऊपर ले आएंगे। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स, इसका हमारे कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं है, कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं हुआ। एग्जाम्प्ट गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स, अगेन एग्जाम्प्ट गुड्स पे भी कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता, मेरी कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं इसका। इम्पोर्ट्स रॉ मटेरियल 2,80,000। इम्पोर्ट के ऊपर आप बिल्कुल सेल्स टैक्स अदा करते हैं 17% से, और इसलिए हम इसको जब अपना इनपुट टैक्स का कैलकुलेशन बना रहे होंगे तो हम इम्पोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल को यहाँ पे 2,80,000 मेंशन कर लेंगे और फिर इसके बाद इसकी अपॉर्चनमेंट करनी होगी। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। सो इसमें देखते हैं हमारे अभी तक कोई नई चीज आई है इस सवाल में? सिर्फ एक ही थी, ये जो प्रोविजन एंड स्टोर्स ऑन अ कन्वेंस प्रोसीडिंग टू डेस्टिनेशन आउटसाइड पाकिस्तान। बाकी चीजें बी सेटिस्फाइड, आपको पता है। Taxable goods purchased from registered supplier include furniture 45,000 which was acquired for use in office of marketing manager. तो ये परचेज की बात कर रहा है, सेल की? परचेज टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स, उसमें फर्नीचर शामिल है 45,000 रुपए का। नाउ इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं पहले जरा अपने नोट्स पे जाता हूँ और विच इनपुट एडजस्टेबल टैक्स क्रेडिट्स नॉट अलाउड। तो इसमें अगर आप एक प्रोविजन रिकॉल करें तो किन आइटम्स के ऊपर आपको इनपुट टैक्स अलाउड नहीं था, उसमें एक आइटम लिखा हुआ था, कौन सा? पॉइंट नंबर 11 में व्हीकल्स फॉलोइंग इन चैप्टर फ्लां 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 पार्ट्स ऑफ व्हीकल, इलेक्ट्रिकल, गैस अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड फर्निशिंग। तो इसका इनपुट टैक्स आप क्लेम नहीं कर सकते। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये निकाला हमने कि 45,000 रुपए जो है, जो कि टैक्सेबल गुड्स परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर में शामिल हुआ है, इसका इनपुट टैक्स तो मैं क्लेम नहीं कर सकता। तो इसलिए मुझे क्या करना चाहिए कि परचेज जो मैंने लिखी हुई है फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स, उसमें से ये 45,000 मैं निकाल देता हूँ क्योंकि इसका इनपुट टैक्स मुझे अलाउड नहीं है। और जो बाकी फिगर बचेगी 8,73,000, उसको फिर मैं यहाँ पे लिख लूंगा और इसको फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा इस प्रोपोर्शन में जो कि ऊपर ये फिगर्स फाइनल होंगी। MA परचेज 150 बैग्स ऑफ सीमेंट कवर्ड अंडर थर्ड स्केड्यूल।
For the construction of a bungalow or for managing partner, cement was purchased at wholesale price of 400 per bag. However, the retail price was rupees 500 per bag. अच्छा, अब यहाँ पे ये परचेज है ना, और परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर में शामिल है। ए परचेज 150 बैग ऑफ सीमेंट, तो ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ कि उसमें शामिल है या नहीं है, तो शामिल नहीं है इसका मतलब। ठीक है, तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि 150 बैग आपने सीमेंट के खरीदे हैं, जो कि थर्ड स्केजुअल आइटम है। थर्ड स्केजुअल आइटम का फीचर क्या हमने पढ़ा है जी? फीचर हमने ये पढ़ा है कि जो रिटेल आइटम्स होते हैं थर्ड स्केजुअल के, उनके ऊपर 17% से सेल्स टैक्स चार्ज होता है रिटेल प्राइस पे। तो एक तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब मैं खरीद रहा हूँ इसको, थर्ड स्केजुअल आइटम को, तो इसके ऊपर जो सेल्स टैक्स 17% चार्ज होगा, उसमें दो कीमतें दी हुई है। सीमेंट वॉज परचेज एट होलसेल प्राइस ऑफ 400, हाउएवर द रिटेल प्राइस वॉज 500 पर बैग। तो सेल्स टैक्स किस प्राइस पे चार्ज हो रहा होगा? 500 पे, जो रिटेल प्राइस है। लेकिन फिर इसका इस्तेमाल किस चीज में हो रहा है? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बंगला फॉर मैनेजिंग पार्टनर। ये आपके बिजनेस में तो यूज नहीं हो रहा, मैनेजिंग पार्टनर के घर के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका मतलब जो हमने इनपुट टैक्सेस की कंडीशंस पढ़ी थी ना, कि विच इनपुट टैक्स इज एडजस्टेबल, so tax credits not allowed में हमने कहा था कि the goods or services which are not used or not to be used for manufacture or production of taxable goods। अगर कोई ऐसा सामान खरीदा है जो आपकी टैक्सेबल सप्लाई बनाने में इस्तेमाल ही नहीं होना, तो इसका इनपुट टैक्स आप क्लेम नहीं कर सकते। तो नतीजा क्या निकला इस सेकंड एडजस्टमेंट का, कि ये सीमेंट के बैग्स हैं, इसका मैं इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता। और चूंकि ऊपर दी हुई परचेजेस में ये शामिल भी नहीं है, तो ऊपर की परचेजेस में कोई एडजस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं। अगर उसमें शामिल होता तो मैं उसमें से माइनस कर देता, निकाल देता। सो सेकंड को कुछ भी नहीं करेंगे, बस बता देंगे क्योंकि ये बंगला पे यूज हुआ है, इसलिए इसका इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता। जी, रजिस्टर्ड से। अगर ये कुछ नहीं बताया हुआ तो फिर रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा गया। एडवांस ऑफ ₹268 वॉज मेड टू नोमी कॉर्पोरेशन फॉर द परचेज ऑफ पैकिंग मटीरियल्स। सो आप कुछ सामान खरीदना चाहते हैं, उसके लिए आपने एडवांस पे किया है। तो क्या एडवांस पे करते वक्त जितना आपने एडवांस पे कर दिया, अभी सामान आपके पास नहीं आया, तो क्या आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं उस परचेज का? तो उसके लिए लॉ की किस प्रोविजन को आपने रेफर करना है? उसके लिए आपने लॉ की प्रोविजन रेफर जो करनी है, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई उस वक्त है कि जिस वक्त गुड्स डिलीवर हो जाएं या मेड अवेलेबल हो जाएं। जब आप एडवांस पे कर रहे हैं तब तो ना आपको सामान दिया गया है ना मेड अवेलेबल किया गया है, तो इसलिए परचेज कंसिडर नहीं होगा। जैसे टाइम ऑफ सप्लाई में सेल कंसिडर नहीं होता, उसी तरह परचेज भी, जब उसका सेल नहीं कंसिडर होगा, उसने एडवांस पेमेंट रिसीव कर ली है, तो आपका परचेज भी कंसिडर नहीं होगा। तो इस इंफॉर्मेशन का भी मैं कुछ नहीं करूंगा। ये 2,68,000 एडवांस पेमेंट की आपने, लेकिन आप इसका इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। जब ये सामान आएगा तब क्लेम होगा इनपुट टैक्स। टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स इंक्लूड गुड्स वर्थ 2 लाख सोल्ड टू कॉटेज इंडस्ट्री इन बेला। तो टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर, सेल की बात हो रही है, परचेज की, सेल की। ठीक है, तो टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स। तो जरा मैं उस फिगर पे चला जाता हूँ जिस फिगर की ये बात हो रही है। तो टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर, ये जो नोट वर्किंग नोट नंबर 2 में लिखी हुई है, इस फिगर की बात हो रही है। और इसके बारे में वो कह रहा है कि टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स इंक्लूड गुड्स वर्थ 2 लाख सोल्ड टू कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री का केस हमने कल डिस्कस किया था। वो क्या केस था कि अगर कॉटेज इंडस्ट्री से खरीदा जाएगा तो वो एग्जाम्प्ट सप्लाई है, और अगर कॉटेज इंडस्ट्री को बेचा जाएगा तो वो अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है, तो उसको ऊपर 17% भी चार्ज करेंगे और 3% फर्दर टैक्स भी चार्ज करेंगे। तो ये जो 2 लाख रुपए है, इसके साथ क्या सलूक होना चाहिए कि इसके ऊपर 17% सेल्स टैक्स भी चार्ज हो और 3% फर्दर टैक्स भी चार्ज हो। अब चूंकि ये जो कॉटेज इंडस्ट्री की सेल है, ये किस में शामिल है? टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स। तो अनरजिस्टर्ड कस्टमर में ऑलरेडी ये शामिल है, तो यही ट्रीटमेंट भी इसका बनता है। तो इसलिए इसको कोई एडजस्टमेंट मजीद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 2 लाख की सेल का जो ट्रीटमेंट होना था, ये ऑलरेडी उस फिगर में शामिल है जिसका वही ट्रीटमेंट होने जा रहा है। द रेस्ट ऑफ द गुड्स वर सोल्ड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन जोब। जबकि बाकी जो चीजें हैं वो किसको बेची गई हैं? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन जोब। अब ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा, जैसे वो कह रहा है कि टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। लेकिन जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो क्या है? एंड
कस्टमर है। और एंड कस्टमर को कल हमने डिस्कस किया था, जब आप एंड कस्टमर को सेल कर रहे होते हैं, सो एसआरओ मैंने आपके साथ जो शेयर किया है उसके मुताबिक एंड कस्टमर को जो आप सेल करते हैं तो उसके ऊपर 3% फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होता, सिर्फ 17% सेल्स टैक्स चार्ज होता है। तो अब जो मेरी टोटल सेल है टू अनरजिस्टर्ड पर्सन वो कितनी है? 3,75,000। 3,75,000 में से अगर मैं 2 लाख निकाल दूं जो कि कॉटन इंडस्ट्री को सेल हुआ है, तो बाकी कितना बचेगा? 1,75,000। 1,75,000 पे मैंने फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करना, तो इसलिए सबसे पहले तो मैं इस 1,75,000 को यहाँ से निकाल रहा हूँ क्योंकि ये एंड कस्टमर को है। इसके ऊपर मैंने सिर्फ 17% ही चार्ज करना है। तो 17% अगर चार्ज करना है तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको इन फिगर्स में शामिल कर लेता हूँ, ताकि क्योंकि इनके ऊपर भी 17% ही सेल्स टैक्स चार्ज होना है। आप चाहें तो इसको इसमें इंक्लूड कर लें न्यूमेरिकल पर्पसेस के लिए, या फिर अलहदा से यहाँ पे एक एंट्री लिख दें कि टैक्सेबल गुड्स टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन जोब, और उसको कहाँ पे लिखेंगे? फिर इधर ही, लेकिन आगे सेल्स टैक्स 17% से ही चार्ज होगा। ऑन 15 फरवरी 2016 MA signed an agreement with BT, a registered customer, for sale of goods worth 2,90,000. On 20 फरवरी 2016, the goods were made available to BT. However, BT took delivery of goods on 5 मार्च। अच्छा जी, अब जरा हम ये देखते हैं कि ये रिकॉल करें किस मंथ का कैलकुलेशन बना रहे हो आप? फरवरी 2016 का, ठीक है। और यहाँ पे इसने इंफॉर्मेशन क्या बताई कि बीटी के साथ आपने एग्रीमेंट साइन किया है 15 फरवरी को, उसके बाद 20 फरवरी को आपने क्या किया? गुड्स मेड अवेलेबल, और बीटी ने सामान उठाया 5 मार्च को। सो अब अगेन यहाँ पे आपने रेफर करना है किसको जी? सप्लाई का डेफिनेशन। और सप्लाई का डेफिनेशन ये कहता है कि जब गुड्स डिलीवर हो जाएं या मेड अवेलेबल हो जाएं तो वो क्या ट्रीट होता है? सेल ट्रीट हो जाता है, ठीक है। तो आपने गुड्स मेड अवेलेबल फरवरी में की हैं कि मार्च में की हैं? इस इंफॉर्मेशन को पढ़ के क्या पता चल रहा है? फरवरी में कर दी हैं। तो गुड्स मेड अवेलेबल इन फरवरी, तो इसका मतलब सेल फरवरी में ट्रीट होगा। तो ये 2,90,000 की जो मैंने गुड्स मेड अवेलेबल की हैं ये मेरी सेल ट्रीट होगी। सो बाली ट्रेडर्स को गुड्स मेड अवेलेबल 2,90,000, ठीक हो गया जी। इसको अलग से ऐड इसलिए किया कि अगर यहाँ पे वो नहीं लिखा हुआ कि सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड, अगर वो इंक्लूड लिखा होता फिर हम कुछ भी ना करते क्योंकि ऑलरेडी शामिल था उसमें, लेकिन शामिल नहीं है इसलिए अलग से ऐड किया। MA sold goods worth rupees 52,000 to one of its customers on 2 months credit. The amount was inclusive of 4% markup. अच्छा जी, अब पॉइंट क्या है कि आपने जो 52,000 रुपए की सेल की है वो आपने क्रेडिट पे सेल की है। द अमाउंट वाज इंक्लूसिव ऑफ 4% मार्कअप, यानी 100 रुपए की चीज थी लेकिन आपने कितने की बनाई? 104 की। 4% मार्कअप शामिल किया क्योंकि उधार दे रहे थे उसको। तो अब क्वेश्चन ये है सेल्स टैक्स लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या सेल्स टैक्स 100 पे चार्ज करना है या 104 पे? जो लर्निंग पॉइंट है आपके लिए वो ये है कि क्या मार्कअप की जो अमाउंट ऐड की जाती है उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज होता है या नहीं होता, ठीक है। सो मार्कअप जो है वो कोई वैल्यू ऑफ गुड्स नहीं है, तो इसलिए मार्कअप की जो अमाउंट है उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं किया जाता। तो अगर ये वैल्यू 104 है और मैं इसको 100 बनाना चाहता हूँ तो क्या करूंगा? 52,000 को मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से और डिवाइड कर देता हूँ 104 से, तो ये कितना बनेगा? कितना? 50,000 बन जाता है। तो 50,000 की गुड्स थी और मैंने 52,000 की सेल की है, तो लेकिन सेल्स टैक्स पर्पजेस के लिए ये अमाउंट कितनी होगी? 50,000। सेल्स टैक्स आप 50,000 पे चार्ज करेंगे, सो हमने ये 50,000 लिख लिया जी यहाँ पे। उसके बाद MA डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल्स, ये अब आपको बताना पड़ेगा जी। फ्री सैंपल्स, मुफ्त में कोई चीज दे दी आपने। Of one of its new detergents, Zeta, among corporate clients, the value of these samples amount to rupees 65,000। अगर मैं कोई चीज फ्री में दे देता हूँ तो मेरे लिए डिसाइडिंग पॉइंट क्या होता है? मैन्युफैक्चर्ड आइटम है या नहीं। कहाँ से मैं ये चीज उठा रहा हूँ? सप्लाई के डेफिनेशन से। और यहाँ पे हमने कहा था कि पुटिंग टू प्राइवेट बिजनेस नॉन बिजनेस यूज ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। तो आपने क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट की है कॉर्पोरेट क्लाइंट्स में? डिटर्जेंट। डिटर्जेंट लिखा है ना, तो देखना पड़ेगा कि क्या आप बिजनेस देखो क्या है। MAS AOP is registered sales tax had engaged in the business of manufacture and distribution of various products। तो इसका मतलब आप मैन्युफैक्चर करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
तो अगर आपका मैन्युफैक्चर्ड आइटम है तो सेल्स ट्रीट होगा, बेशक आपने फ्री में दिया है। तो 65,000 के ऊपर आप आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करेंगे 17% से। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट इज MA issued a debit note of rupees 35,000 to HB to rectify a mistake in MS sales invoice. The invoice was originally raised in November 2015. नवंबर 2015 में आपने इनवॉइस रेज की और अब आप डेबिट नोट से क्या कर रहे हैं? आप सेल को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं? हाँ, डेबिट नोट 35,000 टू हाली ब्रदर टू रेक्टिफाई मिस्टेक इन MS सेल्स इनवॉइस। MS सेल इनवॉइस से क्या पता चल रहा है कि ये आपकी सेल है, ठीक है, आपकी सेल है, और कस्टमर को जब सेल करोगे तो सेल्स को क्रेडिट और रिसीवर्स को डेबिट करोगे। और अगर डेबिट नोट इशू कर रहे हो तो इसका मतलब उसके अकाउंट को फिर से डेबिट कर रहे हो, मतलब सेल्स को इंक्रीज कर रहे हो ना, सेल्स को इंक्रीज कर रहे हो। उसके अकाउंट को जब आपने डेबिट किया तो सेल्स इंक्रीज होगी। ये समझ आ रही बात सबको? ठीक है। सो हम जो भी सलूक करते हैं किसी थर्ड पार्टी के अकाउंट के साथ अपनी बुक्स में, वही नोट इशू होता है। डेबिट नोट का मतलब ये है कि आपने कस्टमर के अकाउंट को डेबिट किया। कस्टमर के अकाउंट के डेबिट का मतलब क्या है? सेल्स बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है, ठीक है। कस्टमर का अकाउंट डेबिट हो रहा है, सेल्स का अकाउंट डेबिट नहीं हो रहा, कस्टमर का अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो सेल्स बढ़ रही है 35,000 रुपए से। तो ये डेबिट नोट 35,000 रुपए का आप अब रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि इंक्रीज इन सेल प्राइस आपने जब डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू करते हैं उसी मंथ में इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऑन 1 फरवरी 2016 MA सोल्ड 4,000 पैक्स ऑफ न्यू caramel ice cream covered under third schedule at a discounted price of 100 per liter pack. The retail price of the ice cream was 160 per liter. तो क्या है भाई इसमें? वो आपको एक डिस्काउंटेड प्राइस बता रहा है और दूसरी रिटेल प्राइस बता रहा है। थर्ड स्केड्यूल आइटम है, यस। तो थर्ड स्केड्यूल आइटम में आंखें बंद करके क्या कर दें? रिटेल प्राइस के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे। तो रिटेल प्राइस कितनी है? 160। और कितने पैक सोल्ड किए आपने? 4,000। तो वैल्यू बनाएं इसकी 6,40,000। 6,40,000 मैं रिटेल प्राइस के ऊपर वैल्यू सप्लाई कैलकुलेट करूंगा। सेल्स टैक्स क्रेडिट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम जनवरी 2016 अमाउंटेड टू रुपीज 2,45,000। दिस अमाउंट वाज इंक्लूसिव ऑफ इनपुट टैक्स ऑफ 1,20,000 पेड ऑन केमिकल व्हिच कुड नॉट बी यूज्ड बिफोर एक्सपायरी डेट एंड वाज कंसीक्वेंटली डिस्ट्रॉयड इन फरवरी 2016। पहली चीज तो ये कि सेल्स टैक्स क्रेडिट ब्रॉड फॉरवर्ड जो होता है 2,45,000, ये कहाँ पे आना है? ये जब मैं ऊपर इनपुट टैक्स का कैलकुलेशन बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इनपुट में शामिल कर लूंगा इसको। लेकिन इसमें वो बता रहा है दिस अमाउंट वाज इंक्लूसिव ऑफ इनपुट टैक्स ऑफ 1,20,000। इसमें एक 1,20,000 ऐसा शामिल है पेड ऑन केमिकल विच कुड नॉट बी यूज्ड बिफोर एक्सपायरी, और डिस्ट्रॉय करना पड़ गया आपको। और जब भी आप गुड्स को डिस्ट्रॉय करते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमने क्या पढ़ा हुआ है? उसका इम्पैक्ट हमने ये पढ़ा हुआ है, द इनपुट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डिस्ट्रॉयड गुड्स शैल नॉट बी एडमिसिबल। ठीक है। तो अगर गुड्स डिस्ट्रॉयड हो तो फिर हम उसका इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। तो सिंपल बात ये है कि 2,45,000 में से 1,20,000 का इनपुट टैक्स अब आप क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वो केमिकल डिस्ट्रॉय हो गया। तो 2,45 में से 1,20,000 माइनस करें, क्या बचता है? 1,25,000। तो मैं जो इनपुट टैक्स कैरिड फॉरवर्ड लिखूंगा वो 1,25,000 होगा। ठीक है जी। उसको हम अपने यहाँ पे जो भी हमारी प्लेसमेंट है वहां पे प्लेस कर देंगे। तो हमारे तमाम फिगर्स कंप्लीट हो गए जी। उसके बाद आपको पता है कि जब फिगर्स यहाँ पहुंच जाते हैं तो आगे क्या करना होता है, और जब यहाँ पहुंच जाते हैं तो आगे क्या करना होता है। आगे कोई मसला नहीं है। तो एक्चुअली वो जो एडजस्टमेंट थी वो हमने समझ ली। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 16 में एनीथिंग यू वांट मी टू रिपीट? कोई चीज आप चाहें? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 17 को अब डिस्कस करते हैं। हाँ असद, सवाल है कोई? हाँ, वो उस वक्त होता है 180 डेज का जिस वक्त आप रिड्यूस कर रहे हो। अभी तो सेल बढ़ा रहे थे ना, आप आउटपुट टैक्स को बढ़ा रहे थे। तो अगर इनपुट टैक्स बढ़ा रहे होते या सेल्स के उसको रिड्यूस कर, फिर 180 दिन का लिमिट होता है, फिर वो हम ऑब्जर्व करते हैं यहाँ। ठीक है। तो ये तो चूंकि आपने आउटपुट टैक्स बढ़ाया, गवर्नमेंट का पैसा बढ़ रहा है, तो वो लिमिट नहीं।
अच्छा जी, क्वेश्चन 17 देखें। एसए इज रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड ट्रेडिंग एक्सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ब्ला ब्ला ब्ला, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड। सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन 31 लाख। कोई नई बात नहीं है, 31 लाख के ऊपर आपने 17% से क्या करना है, सेल्स टैक्स बना देना है। नथिंग न्यू इन इट। टू अनरजिस्टर्ड पर्सन 8,75,000। अगेन कोई नई बात नहीं है, 17% भी बनाओगे और 3% से फर्दर टैक्स भी बनाओगे। टू पर्सन रजिस्टर्ड एज एक्सपोर्टर। ये है भाई ना बात, एक्सपोर्ट का जिक्र आ गया, ये सिर्फ आपको फंसाने के लिए। एक्सपोर्टर को जाहिर है जब आप सेल करेंगे, इनपुट टैक्स चार्ज करेंगे, तभी वो उसका रिफंड लेगा ना। तो आप अपनी नॉर्मल तरीके से सेल करेंगे। आप एक्सपोर्टर को कर रहे हैं, इंपोर्टर को, जिसको भी सेल कर रहे हैं, आपके लिए तो सेल एक रजिस्टर्ड पर्सन को सेल है, तो इसलिए इसको जीरो रेटेड नहीं कर देना। ठीक है, 6,25,000 को जीरो रेटेड में नहीं ले जाना, बल्कि 17% से आप सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे। जब एक्सपोर्टर अपनी एक्सपोर्ट करेगा, उसकी एक्सपोर्ट जीरो रेटेड होगी और फिर इस 17% का वो रिफंड लेगा एफपीआर से। ठीक है। परचेजेज रॉ मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 9,30,000। बहुत ही आसान है, 9,30,000 पे 17% से आपने सेल्स टैक्स, इनपुट टैक्स पे किया है। फिनिश गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन नॉट रेलिवेंट। पैकिंग मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 5,10,000। यस, 5,10,000 का बिल्कुल आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद लोकल मशीनरी फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन इररेलेवेंट। इम्पोर्ट्स फिनिश गुड्स 4,72,000। बिल्कुल 4,72,000 का इम्पोर्ट आपका, आप इसका इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। पैकिंग मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड मटेरियल वर्थ 1.5 लाख विच वॉज यूज फॉर पैकिंग इलेक्ट्रिक मोटर्स ऑन 31 अगस्त 2016। दीज मोटर्स वर स्टिल पार्ट ऑफ एसेज अनसोल्ड स्टॉक। ये एक नई इंफॉर्मेशन है आपके लिए। जरा एक दो सेकंड के लिए पढ़ें जरा, लिखा हुआ क्या है, क्योंकि ये समझ नहीं है आपको, इसलिए आपको, आप इसको पढ़ लें जरा, लिखा हुआ क्या है। अच्छा, अब इसमें पॉइंट क्या है, वो जो पॉइंट आपको समझना है वो ये है कि मैंने 10 आइटम खरीदे रजिस्टर्ड पर्सन से, उसका इनपुट टैक्स मैं क्लेम कर सकता हूँ। लेकिन वो 10 आइटम जो थे उसमें से मैंने अभी यूज ही सिर्फ 5 किए हैं, या सेल ही मैंने 5 किए हैं, तो आउटपुट टैक्स कितनों पे बनेगा, 5 पे। तो क्या मैं पूरे 10 का इनपुट टैक्स क्लेम कर सकता हूँ? यस। इनपुट टैक्स में प्रॉब्लम नहीं है, इनपुट टैक्स के ऊपर वो 90% की बस लिमिट है। मैंने पहले महीने में 10 आइटम खरीदे और पहले महीने में 2 आइटम बेच दिए, तो आउटपुट टैक्स कितने में बनेगा, 2 पे। लेकिन इनपुट टैक्स पूरे 10 पे मैं क्लेम कर सकता हूँ। जब उस पर 90% की लिमिट लगाऊंगा तो कुछ ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, वो अगले महीने चला जाएगा। फिर उन्हीं 10 में से जब कुछ और सेल करूंगा, अगेन वही आएगा और फिर 90% की लिमिट लगेगी। तो पॉइंट ये है कि अगर कोई आइटम आपने खरीदा है और उसको अभी तक इस्तेमाल नहीं किया या उसको बेचा नहीं, तो इनपुट टैक्स क्लेम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टैक्स लॉ ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई इसके ऊपर। ठीक है। तो इसलिए ये जो इसने बात लिखी कि पैकिंग मटेरियल मैंने खरीदा 1.5 लाख रुपए का, उसमें से ये जो ऊपर बता रहे हैं ना, पैकिंग मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, इसमें से ये 5,10,000 की जो फिगर है, इसमें से 1.5 लाख का मटेरियल ऐसा है जो उन मोटर्स के लिए इस्तेमाल हुआ है जो अभी तक मैंने बेची ही नहीं। तो कोई बात नहीं, ना बेचो, रखे रखो, तस्वीरें बनाओ उसकी, अपने घर ले जाओ, जो भी करो। अगर आपने बेचा नहीं, इनपुट टैक्स पे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, इनपुट टैक्स आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि बनाया आपने, उसको यूज आपने अल्टीमेटली करना किस लिए है, टैक्सेबल सप्लाई के लिए ही करना है। हाँ, अगर वही आइटम, आपका पैकिंग मटेरियल किसी ऐसे आइटम को पैक करने के लिए यूज हो रहा है जो एग्जाम सप्लाई है, तो उसका इनपुट टैक्स आप क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है। रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड परचेज ऑफ 80,000। सो इसका मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ये इस इंफॉर्मेशन के बारे में बस हम ये बता देंगे कि जनाब ये जो अभी 1.5 लाख रुपए आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रिक मोटर अभी बिकी नहीं है, तो कोई बात नहीं, ना बिके, अगले महीने बिक जाएगी, लेकिन इनपुट टैक्स हम क्लेम कर सकते हैं। रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड परचेज ऑफ 80,000 of hydrochloric acid from JB Traders. The supplier has not yet deposited the amount of sales tax collected from SA in government treasury. तो आपने परचेज की 80,000 की और गवर्नमेंट ट्रेजरी में आ, अभी तक उसने क्या नहीं जमा करवाया, आपने जो उसको इनपुट टैक्स पे किया था। तो क्या इसका इनपुट टैक्स क्लेम किया जा सकता है?
नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? तो देखें, द गुड्स और सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सेल्स टैक्स हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड इन गवर्नमेंट ट्रेजरी बाय द रिस्पेक्टिव सप्लायर। सप्लायर ने आपको एक चीज प्रोवाइड की, मैंने आपको एक चीज प्रोवाइड की, आपने मुझे मैंने सेल्स टैक्स चार्ज किया, आपने मुझे सेल्स टैक्स पे कर दिया। अब मैंने उसको अपनी सेल शो करके गवर्नमेंट के पास वो आउटपुट टैक्स जमा करवाना है। मैंने अगर नहीं करवाया तो आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है जी। सो क्या इम्पैक्ट बनेगा इसका? रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड परचेज ऑफ 80,000 ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्रॉम जेबी ट्रेडर्स, द सप्लायर हैज नॉट येट डिपॉजिटेड। तो 80,000 का आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। तो ये मैंने यहाँ पे एक नेगेटिव एंट्री बना दी कि इसका इनपुट टैक्स मैं क्लेम नहीं कर सकता। आप चाहें तो इसको ये भी कर सकते हैं कि रॉ मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 9,30,000 में से 80,000 माइनस कर दें और आगे कैलकुलेशन बना दें। न्यूमेरिकली सेम ही इम्पैक्ट है इसका। उसके बाद फॉलोइंग ट्रांजेक्शन pertain to August 2016 are not included in above table. Sales tax of 70,000, 45,000, 68,000 was paid on in cash on electricity, gas and telephone bills respectively. तो ये सेल्स टैक्स की अमाउंट है 70, 45 और 68,000। इसको तो बिल्कुल आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं यूटिलिटीज के ऊपर। ठीक है। तो यूटिलिटी बिल्स इन तीनों को जमा कर देंगे और ये इनपुट टैक्स इसको आगे 17% नहीं करना, ये ऑलरेडी सेल्स टैक्स की ही अमाउंट है। यहाँ 17% से बस मल्टीप्लाई नहीं करना है इसे। यहाँ चूंकि आपके पास कोई जीरो रेटेड एग्जाम्प्ट आइटम है ही नहीं, तो इसलिए अपॉर्चनमेंट का झगड़ा ही नहीं है इस सवाल में। ऐसे परचेज हाई क्वालिटी केबल वायर्स वर्थ 2,50,000 फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर। केबल और वायर्स 2.5 लाख रुपए के, इसका इनपुट टैक्स आप क्लेम कर सकते हैं। ये कुछ मैं गलत नहीं कर रहा जो इनपुट टैक्स मैंने क्लेम किया। क्योंकि हमने ये तो एक चीज पढ़ी हुई है। क्या पढ़ा हुआ है कि गुड्स यूज्ड इन परमानेंटली अटैच रिमूवेबल प्रॉपर्टी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, पेंट, इलेक्ट्रिकल एंड सैनिटरी फिटिंग्स, वायर्स एंड केबल्स, वायर्स एंड केबल्स, तो इसका तो इनपुट टैक्स नॉट अलाउड है, नॉट अलाउड है ना। बट एक्सक्लूडिंग प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स, लेकिन अगर वो इस्तेमाल हो किस पे? प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स पे। एंड सच गुड्स एक्वायर्ड फॉर सेल और रीसेल। लेकिन अगर यही आइटम्स मैं इसलिए खरीद रहा हूं कि मैंने आगे बेचने हैं, बिल्डिंग पे नहीं लगाने, बेचने हैं, तो फिर मैं इनपुट टैक्स क्लेम कर सकता हूं। ठीक है, डिफरेंस समझ आ रहा है? क्यों जी एवरीवन, ये फर्क समझ आ रहा है कि अगर मैंने केबल्स खरीदी हैं इसलिए कि बिल्डिंग पे लगाऊंगा तो उसका इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता। लेकिन अगर केबल इसलिए खरीदी है कि आगे बेचूंगा तो फिर बिल्कुल क्लेम हो सकता है। तो अब यहां से क्या पता चल रहा है आपको इस सवाल से? हाई क्वालिटी केबल वर्थ 2,50,000 फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर। तो इसका बिजनेस देख लेते हैं क्या है। बिजनेस क्या है? इज एंगेज द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल, केमिकल एंड अदर कंज्यूमर। तो ये ट्रेड भी करता है इलेक्ट्रिकल है। तो इसका मतलब ये कि अब जब इसने बताया हुआ नहीं है कि बिल्डिंग के ऊपर इस्तेमाल होना है, तो हमने बिजनेस को देखा, पता चला ये इलेक्ट्रिकल आइटम्स की ट्रेड में भी इसका काम है। तो इसका मतलब इसने बेचने के लिए खरीदे हैं, तो फिर मैं इसका इनपुट टैक्स क्लेम कर सकता हूँ। ठीक है जी, समझ आ गई बात की सबको? आगे चलें। 3 cartons of sulfuric acid were supplied to registered distributor at a price of 1,10,000 per carton. Distributor normally supplied to retailer at a price of 1,35,000। ओके, 1,35,000 को रिटेलर को ये बेचता है सल्फ्यूरिक एसिड 1,10,000 पर कार्टन। कितने कार्टन हैं? 3। तो कितनी वैल्यू बननी चाहिए? 3,30,000। वो आगे रिटेलर को कितने का बेचता है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 इलेक्ट्रिक केटल्स, और या तो अगर थर्ड स्केड्यूल आइटम लिखा होता फिर हम कहते हैं अच्छा रिटेल प्राइस का कुछ, लेकिन ऐसा भी नहीं लिखा हुआ। 5 इलेक्ट्रिक केटल्स वर्थ 75,000 वर परचेज फॉर यूज इन ऑफिस ऑफ फैक्ट्री मैनेजर एंड फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर ऑफ प्रोडक्शन वर्कर्स। इलेक्ट्रिक केटल पता नहीं ये क्या होता है? पता है सबको? ओके। सो इलेक्ट्रिक केटल आपने खरीदी है तो क्या इसका इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं? फैक्ट्री में इस्तेमाल होनी है ये। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने कुछ आइटम्स पढ़े थे, कौन से? ऑफिस इक्विपमेंट। सो ये ऑफिस इक्विपमेंट की कैटेगरी में आता है, तो इसका इनपुट टैक्स आप क्लेम
नहीं कर सकते। बट एक्सक्लूडिंग सच गुड्स एक्वायर्ड फॉर सेल और रीसेल, हाँ अगर बेचने के लिए इलेक्ट्रिक कैटर खरीदा है फिर आप कर सकते हो। तो ये किस लिए खरीदा है आपने? फॉर यूज इन फैक्ट्री ना, ठीक है, बेचने के लिए नहीं खरीदा, तो इसका मतलब इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। तो 75,000 का मैं इनपुट टैक्स क्लेम नहीं करूंगा, तो यहाँ पे नहीं आएगा कहीं पे 75,000। आगे चलते हैं। ऑन 5 अगस्त 2016 ऐसे रिसीव्ड एडवांस ऑफ 6 लाख अगेंस्ट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक शेवर्स टू बीई, ऐसे एग्री टू डिलीवर द गुड्स इन सितंबर। तो गुड्स जब डिलीवर करेगा तभी सेल ट्रीट होगा, एडवांस सेल ट्रीट नहीं होता, कुछ भी ना करें इसे। ऑन 25 अगस्त 2016 ऐसे इशू डिस्काउंट कूपन टू वर्थ रुपीज 4,50,000 टू इट्स कस्टमर फॉर पार्टिसिपेटिंग इन ग्रैंड एनुअल सेल्स एग्जीबिशन टू बी हेल्ड इन दिसंबर 2016। डिस्काउंट कूपन्स क्या होते हैं जी? ये बेसिकली एक सेल प्रमोशन टेक्निक होती है कि मैं चाहता हूं कि मेरी प्रोडक्ट जो है वो लोग खरीदें, तो मैं किसी सेल्स एग्जीबिशन जहाँ पे हो रहा होता है वहां पे चला जाता हूँ और अपना एक स्टॉल लगा लेता हूँ। अब स्टॉल पे मैं चाहता हूँ कस्टमर भी आए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, लोगों को डिस्काउंट कूपन्स देना शुरू कर दूंगा। मार्केट में एक बंदे को हाथ में पकड़ाऊंगा, यार ये जाके ना डिस्ट्रीब्यूट कर दो लोगों के अंदर। तो जो बंदा भी वो डिस्काउंट कूपन लेकर आएगा उसको हम लेट से 20% का 15% का कोई डिस्काउंट देंगे। तो इससे होगा क्या कि जिन लोगों के पास वो कूपन होंगे वो आपकी प्रोडक्ट खरीदने के लिए आ जाएंगे। अब जब आपने डिस्काउंट कूपन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो कोई आइटम सेल हुआ है? नहीं, आइटम कोई सेल नहीं हुआ। तो डिस्काउंट कूपन देने से कोई सेल नहीं हो रही। ये तो एक एक्टिविटी है कि आप जैसे तैयार होकर अगर जा रहे हैं, तो अब ये कोई सेल तो नहीं होगी ना, कि अगर मैं टाई लगा कर जा रहा हूँ, अगर सवाल में लिखा हो कि उसने एक टाई लगाकर वो ऑफिस गया, तो वो सेल्स तो नहीं है। तो ये इट इज जस्ट सिमिलर टू दैट कि आपने एक अभी काम किया है कि डिस्काउंट कूपन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अभी अगर कोई कस्टमर डिस्काउंट कूपन लेकर आ जाएगा तब, और वो आइटम आपसे ले लेगा तब सेल होगी और आउटपुट टैक्स का मैटर आएगा। तो 4.5 लाख तो वैसे ही ये इश्तेहारबाजी है, ये कोई सेल नहीं है, ठीक है। तो सेल ट्रीट नहीं होगा, 4.5 लाख को कुछ भी नहीं करेंगे। अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑन 10 फरवरी 2016 ऐसे परचेज लिक्विड नाइट्रोजन वर्थ 3 लाख फ्रॉम एमसी a registered supplier on credit. On 15 अगस्त 2016 ऐसे paid the outstanding amount to MC by way of a cross check drawn on SA's बैंक अकाउंट। सो आपने 10 फरवरी को परचेज किया 3 लाख का MC से और उधार पे खरीदा। 15 अगस्त को क्या किया आपने? 15 अगस्त 2016 को आपने आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे कर दी। ये आप किस मंथ का कैलकुलेशन बना रहे हैं पहले तो ये देखें, अगस्त का। तो अगस्त के महीने में पेमेंट हो रही है या सामान आ रहा है? पेमेंट हो रही है। तो सामान कब आया? सामान कब आया? ऑन 10 फरवरी 2016 ऐसे परचेज लिक्विड नाइट्रोजन 3 लाख फ्रॉम एमसी रजिस्टर्ड सप्लायर ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीदा। 15 अगस्त को आपने तो अगस्त के महीने जिसका आप हिसाब बना रहे हैं उसमें तो पेमेंट हो रही, सामान तो फरवरी में खरीदा। सो काउंट करेंगे डेज, ठीक है जी। सो फरवरी के कितने दिन होंगे? 2016 लीप ईयर है, 29 दिन का फरवरी होता है। तो 10 फरवरी को आपने खरीदा, डेट ऑफ परचेज शामिल होगा। 29 में से आप 9 माइनस कर देंगे, तो 20 दिन हो गए फरवरी के, ठीक है जी। फरवरी के 20, मार्च के 31, कोई कर रहा है जमा? हाँ करो। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30। हाँ, 204 दिन बनते हैं 31 अगस्त तक, ऐसे ही। और अगर इसमें से 31 निकाल दें, 173, इसका मतलब 181वां दिन किस मंथ में फॉल कर रहा है? अगस्त में, ठीक है। तो अगस्त में 181वां दिन फॉल कर रहा है और आपने अगस्त के किस तारीख को पेमेंट की है? 15 को। तो वो जो आपने कितना 179 बनाया था उसमें जरा ऐड करें। 15 अगस्त डेट ऑफ पेमेंट को शामिल नहीं करना, 14 डेज ऐड करें उसमें, 187। तो 187 दिन बाद आपने पेमेंट की है, तो इसका मतलब 180 दिन क्रॉस हो गए। तो ये इनपुट टैक्स इसलिए क्लेम नहीं हो सकेगा, इसलिए इसको रिवर्स करना है यहाँ पे, ये जो 3 लाख। हाँ, अगर पेमेंट, हाँ अगर फर्ज करें कि इस मंथ में भी पेमेंट ना होती
तो 181वां दिन तो आउट हो गया था ना, तो फिर भी रिवर्स करना था। फरवरी में तो किया मैंने, तभी आप रिवर्स कर रहे हो आप। जब आपने परचेज किया था 3 लाख रुपए का, फरवरी में इनपुट टैक्स क्लेम हो गया उसका, ठीक है। लेकिन अब 180 दिन में पेमेंट नहीं की, तो 181वां दिन जिस भी मंथ में आएगा उस मंथ में उतना रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। और इन अप्रैल 2016 ऐसे इनएडवर्टेंटली चार्ज सेल्स टैक्स 58,000 इंस्टेड ऑफ 85,000 इन सप्लाई ऑफ केमिकल्स टू वन ऑफ इट्स रजिस्टर्ड कस्टमर। सो फार ऐसे हैज नॉट ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम कमिश्नर इन रेवेन्यू फॉर रिवीजन ऑफ रिटर्न। अच्छा, अब ये इसमें देखें, बताया हुआ ये है कि आपने सेल्स टैक्स चार्ज कर दिया है कितना, 58,000, करना कितना था, 85,000। जब सेल्स टैक्स की अमाउंट गवर्नमेंट को जानी थी ना, कुछ पैसे कम गए हैं, तो जो गवर्नमेंट को कम पैसे गए हैं उसको फौरन से आपने क्या करना है, गवर्नमेंट को अदा करना है, ठीक है। होता ये है कि आपने वो, अगर सेल्स में कोई मिस्टेक हो जाए तो फिर सेल्स टैक्स रिटर्न को रिवाइज करते हैं जिस मंथ में गलती हुई हो। परचेज में अगर आपसे भूल चूक हो गई तो वो आप 6 सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड तक वो क्लेम कर सकते हैं उसका इनपुट टैक्स। ना, अब अगर आपसे ये गलती हो गई है कि 58,000 का 50 जमा करा दिया जबकि 85 कराना था, तो फौरन से ये आउटपुट टैक्स आपने पे करना है गवर्नमेंट को। इसलिए ये 85,000 गवर्नमेंट को वाजिबुल अदा होगा। और जब आप अपनी टैक्स कैलकुलेशन बना लेंगे तो उसमें आउटपुट टैक्स जो लेस चार्ज, वो लिखेंगे कितना है मेरा आउटपुट टैक्स, जितना भी कम था, 85 और 58,000 का जो डिफरेंस है वो आप यहाँ आउटपुट टैक्स में शामिल कर देंगे, ताकि वो इस दफा इस मंथ में गवर्नमेंट को पैसे चले जाएं। सेल्स टैक्स रिटर्न रिवाइज जब भी करनी हो तब कर लेंगे, उस वक्त हो जाएगी। ठीक है जी, इस क्वेश्चन में कोई सवाल? अनएडजस्टेड इनपुट टैक्स 10,000 है, वो आपको पता है कि उसका क्या ट्रीटमेंट है, ये 10,000 यहाँ पे पड़ा है। यहाँ तो कोई सवाल है किसी का? नो क्वेश्चन। ठीक है जी, थैंक यू।